हेलो गाइस, हिंदी मेड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, टाइप्स कितने होते हैं, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और ये बेसिकली एक ओवरव्यू होगी डायबिटीज़ की, क्योंकि सारे डायबिटीज़ एक ही वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायबिटीज़ देखेंगे। इसके बाद फिर सेपरेटली डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ वी विल सी इन अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन से कि अगर डायबिटीज़ क्या है। तो डिफिनेशन इसका है कि इट इज़ ए डिजीज़ दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर इज़ टू हाई। यानी कि डायबिटीज़ वह बीमारी है जब हमारी जो ब्लड की जो शुगर होती है और ब्लड जो ग्लूकोज जो हमारा लेवल होता है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डायबिटीज़ होता है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये नॉर्मली कैसे है। तो आप ये डायग्राम यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में एक पेंक्रियाज ऑर्गन होता है जिसको हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये पेंक्रियाज है। तो इस पेंक्रियाज से एक हार्मोन प्रोड्यूस होती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन हमारे, ये देखिए ये हमारा सेल है एक। तो ये सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करता है। तो ये इंसुलिन जब हमारे सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हमारा जो सेल का जो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या होता है, सेल सरफेस पे वो ओपन हो जाता है और ये ग्लूकोज नॉर्मली हमारे सेल के अंदर एंट्री ले लेता है। तो जब ये ग्लूकोज जो है ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन ये सेल में आ गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल फिर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाती है। लेकिन ठीक यही क्या होता है डायबिटीज़ में, ये पूरा जो ये जो एक नॉर्मल जो ये जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है ये क्या होता है, अल्टर्ड हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी किसी भी वजह से चेंज हो जाता है। वो रीजन हम देखेंगे नीचे कि कौन कौन से रीजन से किन किन कारणों से चेंज होता है। तो ये एक नॉर्मल जो प्रोसेस होती है ये चीज़ चेंज हो जाती है जिसकी वजह से होता है डायबिटीज़। तो आइए पर इसके सिम्टम्स पे बात करते हैं कि क्या है। तो सिम्टम्स इसका जो मोस्ट जो हम समझ सकते हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास अगर नहीं भी दिखाएं तो ये थोड़े चीज़ें तो हम समझ सकते हैं, तो वो सिम्टम्स पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स ऑफन इंक्लूड, अक्सर कौन कौन सिम्टम्स होते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट और इंक्रीज एपेटाइट। इसमें क्या होता है कि बार बार किसी को शौच जाना पड़ेगा, नहीं बार बार वो सूझ जाएगा। और क्या होगा, उसको प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। तो ये नॉर्मल से सिम्टम्स है जो कि कोई भी इंसान समझ सकता है अपने। अगर किसी को घर में कोई बार बार बहुत ज़्यादा जल्दी वो यूरिनेशन के लिए जाता है नहीं, तो वो समझा जा सकता है कि हाँ उसको कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर वो ज़्यादा पानी पिएगा तो यूरिनेशन करेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें चल रही है और प्लस में उसके यूरिन के आसपास में अगर चींटियाँ वगैरह हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि उसके यूरिन में है शुगर निकल रहा है, यानी कि शुगर का आउटपुट हो रहा है यूरिन से, उसकी वजह से चींटी वगैरह आ रही है। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। अब आते हैं कुछ और सिम्टम्स को देखते हुए। तो ब्लरी विजन, यानी कि उसको ब्लर दिखाई देगा, यानी कि धुंधला दिखाई देगा, उसको ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगा उस पर्सन को जिसको डायबिटीज़ है। ठीक। फिर इंक्रीज थ्रस्ट और नीड टू यूरिनेट, यानी जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा। इसके बाद वो थका हुआ फील करेगा एकदम बिल्कुल सा। ठीक है। इसके बाद रिकरिंग स्किन गम और ब्लैडर इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, यानी कि जो हमारा जो पेशाब की जो थैली होती है उसमें प्रॉब्लम आएगी, गम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। इसके बाद होगा हमारा ड्राई स्किन, यानी सूखा सूखा हमारी जो त्वचा होगी, और कई बार क्या होता है स्किन में इचिंग होती है, यानी स्किन में खुजली सी होती है। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा उस इंडिविजुअल का, यानी कि वजन बहुत ज़्यादा गिरेगा। इसके बाद स्लो हीलिंग आउट ऑफ बरीज, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको चोट लग गई, फॉर एग्जांपल आपके हाथ कट गए या कोई एक छोटा सा घाव हो गया, कोई वुंड हो गया, तो उसकी जो हीलिंग होगी, यानी कि वो उसका जो सही होने का जो टाइम होगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जल्दी वो ठीक नहीं हो पाता है कोई भी घाव उस तरह का। इसके बाद लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट और टिंगलिंग फीट, यानी कि आपकी जो फीट होगी, यानी कि आपका जो ये पाँव का जो एरिया होगा, यहाँ पे सेंसेशन की कमी महसूस होगी, यानी कि जब कोई वहाँ पर पिंच करेगा, यानी कि कोई टच करेगा, तो वो सेंसेशन जो होगी नॉर्मल सेंसेशन जैसा एक नॉर्मल इंसान को होती है वैसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम बात करते हैं कॉज की, आखिर इसका कारण क्या है। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो मेजर तौर पे देखा गया है कि इसके दो कारण ही लिस्ट किए जाते हैं मेजर तौर पे। पहला क्या होता है कि हमारा जो पेंक्रियाज होता है, यानी कि जो हमारा ये अग्नाशय जो है, जो हमारा ये बॉडी में, ये क्या कर पाता है, वो हार्मोन इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाता है। ठीक है, पूरी अच्छे तौर पे, जो कि एक नॉर्मल इंसान में, एक नॉर्मल हेल्दी
इंडिविजुअल में जो इंसुलिन जो बनती है वो नहीं बन पाती है। और दूसरी, उसकी जो बॉडी है इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यानी कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो बॉडी है इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्मल कि नॉर्मली कैसे वो चीज़ होती है। तो हम नॉर्मल एक बार ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार देखते हैं। हमारे ये जो हेल्दी जो पेंक्रियाज है ये क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। ये देखिए, ये हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है। और जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी ब्लड स्ट्रीम में आती है। तो ये रहा हमारा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये इंसुलिन, ये जो देखिए आप यहाँ पे ब्लू कलर में है, ये इंसुलिन हमारे, ये हमारा सेल है। तो सेल पे हमारा जो है रिसेप्टर होते हैं। तो वो क्या होता है, इंसुलिन जो होता है बाइंड करता है इसी सेल के रिसेप्टर पे। यहाँ पे देखिए इंसुलिन बाइंड कर गया यहाँ पे। ये जब इंसुलिन बाइंड करता है तो हमारे जो ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये फिर ग्लूकोज ईजिली से हमारे सेल के अंदर आ जाता है। और जब सेल के अंदर आ गया तो हमारी जो सेल है उसको हमारे एनर्जी का फॉर्म में हमें जो एनर्जी मिलती है उसके तौर पे वो यूज कर लेता है हमारा बॉडी उस ग्लूकोज को। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सी चीज़, ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं दिक्कत कहाँ आती है। तो पहली दिक्कत जो हम बात किए यहाँ पे, ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में कम हो जाती है। यानी कि देखिए जो पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन ये जो बन रहा था नॉर्मली यहाँ पे, अब ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, यानी ये क्लोज हो गया। तो ये जो पूरी जो यहाँ की जो मैकेनिज्म थी वो अब अल्टर्ड हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। जब ये इंसुलिन बनेगा नहीं तो यहाँ पे इंसुलिन बाइंड नहीं होगा। जब इंसुलिन यहाँ बाइंड नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज जो ये जो ओपन होता था, ये जो चैनल जो ओपन होता था ये अब ओपन नहीं होगा, ये हो गया क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये जो ग्लूकोज जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज जो था, ये ग्लूकोज अब हमारे सेल के अंदर ये एंट्री नहीं करेगा और ये जो ग्लूकोज जो है फिर फ्रीली ब्लड में ही रह जाएगा। और ये पूरा ग्लूकोज जो है यही ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाती है हमारी ब्लड में और ये फिर डायबिटिक कंडीशन को डिफाइन करती है। ठीक, ये हो गया पहला चीज़। दूसरी कहाँ प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा पैंक्रियाज जो है इंसुलिन तो बना देता है, कहते हैं चलो भाई हम तो इंसुलिन बना दिए, लेकिन ये जो इंसुलिन बन तो गई लेकिन अब ये इंसुलिन जो है ये रिसेप्टर पे अच्छे से काम नहीं करता है। ये जो इंसुलिन का जो यहाँ पे जो रिसेप्टर हम जो यहाँ पे देखे थे, ये ब्लू वाला जो रिसेप्टर था, इस वाले रिसेप्टर पे ये इंसुलिन अब काम नहीं करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इंसुलिन यहाँ पे जब ये ऐसे आके यहाँ पे जब ये बाइंड नहीं करेगा ये इंसुलिन ऐसे, तो ये फिर ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं होगा और ये फिर ये ग्लूकोज यहाँ पे अंदर नहीं आएगा। अब फिर जब ये अंदर नहीं आएगा तो ये फिर जो पूरा जो ये जो फ्री जो यहाँ का जो ग्लूकोज जो यहाँ पूरी जो ग्लूकोज फ्री हो जाती है, फिर ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में फिर ये हो जाती है और फिर डायबिटिक कंडीशन को डिफाइन करती है। तो ये जो चीज़ थी, ये दोनों कॉज को हमने यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं टाइप। ये टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अब देखिए इसमें 3 टाइप होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। पहला टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम यहाँ पे इसकी एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर सेपरेट वीडियो में टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल इसके सारे क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके कुछ ट्रीटमेंट, सारे कॉम्प्लिकेशन सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको बेसिक तौर पे समझने की ज़रूरत है कि बेसिक इसका क्या है, कैसे हम कहेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, कब कहेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब कहेंगे। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं अपने टाइप 1 से। ठीक है, तो जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी कि ये वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट कंडीशन होती है, क्योंकि ये डायबिटीज़ तभी होती है जब हमारा इंसुलिन नहीं बनता है। इसीलिए टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो डायबिटीज़ होगा ही, जैसे ऊपर हम डिस्कस किए। तो इसीलिए इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। और जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली कम उम्र वाले लोगों में पाया जाता है। अब इसमें जो कंडीशन इसका क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ pancreas fails to produce enough insulin due to loss of beta cell that is caused by autoimmune diseases or responses। इसमें अब देखिए क्या होता है। आइए यहाँ पर डायग्राम में बहुत अच्छे समझते हैं क्या दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज जो होता है, अब ऊपर हमको पता हो गया कि पैंक्रियाज में क्या बनता है, हमारा इंसुलिन बनता है। और अब यही इंसुलिन तो नहीं बन रहा है, मेन दिक्कत कहाँ है कि हमारी जो इंसुलिन है ये बन नहीं रही है। ठीक है, तो मेन दिक्कत तो यही है। तो अब हमारे देखिए पैंक्रियाज को जब हम ये मैग्नीफाई करते हैं तो ये पूरा जो पैंक्रियाज है इसमें
कई तरह के सेल पाए जाते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, सारे सेल्स के अलग अलग फंक्शन हैं। हम उन सब सेल पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे बेसिक सेल पे जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा सेल होता है? तो वो होता है हमारा बीटा सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा सेल, ये चीज़ जो जो सारी चीज़ें हैं, ये जो बीटा सेल हैं, यही बीटा सेल क्या बनाती है हमारी? इंसुलिन बनाती है। बीटा सेल क्या बनाती है हमारी? तो इंसुलिन बनाती है। अब क्या होती है टाइप 1 में कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि हमारी बॉडी जो है खुद ही हमारे इस बीटा सेल को डैमेज कर देती है, और जब ये बीटा सेल ही डैमेज हो गया तो इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं। तो अब आइए आप यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम में पिक्चर्स की मदद से समझते हैं और फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी बहुत ईजिली। देखिए, अब ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरी हो गई हमारी कोई भी। अब जो हम खाना खाए वो हमारी ग्लूकोज के फॉर्म में चली गई ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। अब जब ब्लड स्ट्रीम में चली गई और यहाँ पे इंसुलिन ये प्रेजेंट है, ये नॉर्मल कंडीशन को डिफाइन हम कर रहे हैं अभी। तो ये जो हमारा जो ग्लूकोज था, ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये तो अभी प्रेजेंट है इसमें, साथ ही साथ इसका इंसुलिन भी इसमें है। तो ये क्या करता है कि सेल के रिसेप्टर पर जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, अब ये देखिए ये रिसेप्टर तो यहाँ पे आके बाइंड हो गया, और रिसेप्टर जब अच्छे से काम करेगा, अब यहाँ से इंसुलिन ये यहाँ से उठ के ये चला जाएगा रिसेप्टर पे। अभी जैसे रिसेप्टर पे जाएगा तो ये ग्लूकोज ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल में एंट्री कर जाएगा, और फिर ये सेल हमारा ग्लूकोज को यूज़ कर लेगा, यानी ग्लूकोज विद इन द सेल। तो ये सेल हमारे ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ये एक नॉर्मल इवेंट होती है। अब टाइप 1 में क्या हो गया, जैसे कि हम बात की कब इंसुलिन गायब हो गया, यानी कि बीटा सेल खत्म हो गया, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण से, तो क्या हो गया हमारा इंसुलिन, ये देखिए इंसुलिन हमारा क्या हो गया, ये इंसुलिन यहाँ से गायब हो गया, जैसे जो इंसुलिन यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब ये इंसुलिन गायब हो गया तो ये जो पूरा, ये जो यहाँ का जो पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा जो मैकेनिज्म था, ये क्या हो गया, अब डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे हमारा रिसेप्टर तो है यहाँ पे, लेकिन अब इंसुलिन है ही नहीं, तो यहाँ पे बाइंड कौन करेगा? नहीं कोई बाइंड करेगा। जब इंसुलिन बाइंड नहीं करेगा तो ये ग्लूकोज अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर है वो ओपन ही नहीं होगा, तो ये ग्लूकोज जो है वाइट में आप देख सकते हैं, ये सेल में इंटर नहीं करेगा। और जब ये सेल में इंटर नहीं करेगा तो ये पूरा ब्लड स्ट्रीम में आप देख सकते हैं पूरा एक्यूमुलेट होगा, और फिर हमारे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा और हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, और फिर ये इंसुलिन कंडीशन को डिफाइन करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड एंड कांट पेनिट्रेट इनटू द सेल, सेल के अंदर नहीं गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंक्रियाज हो गया और ये बीटा सेल यहाँ पे ख़त्म। तो ये होगा हमारा टाइप 1। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। तो टाइप 2 में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और NIDDM और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता है ये डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी बना रही होती है, लेकिन हमारा जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो अच्छे से काम नहीं करता, तो हमारी जो बॉडी है उस ग्लूकोज को इंटेक नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से दिक्कत आती है। और इसको क्या बोलते हैं हम? एडल्ट ऑनसेट। ये एडल्ट लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इजली कि इन दिस कंडीशन सेल फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव बॉडी वेट और इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। ये क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, और ये मोस्ट कॉमनली एक्सेसिव वेट पर्सन में होता है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे कहा भी जाता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो डायबिटिक के लिए बहुत ही वनरेबल होते हैं, और कम एक्सरसाइज करने की वजह से बहुत ज़्यादा मोटे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो दिक्कत आती है। आइए हम इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है, कहाँ दिक्कत आती है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोमक कन्वर्ट फूड टू ग्लूकोज, यानी कि जो भी हमने खाना खाया स्टोमक ने अपना काम कर दिया कि उसको ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में ले आया, यानी कि ग्लूकोज इंटर्स ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो खाना खाए वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया। जब ये ग्लूकोज के फॉर्म में चला गया, अब तीसरा स्टेप आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पेंक्रियाज का रोल शुरू होगा। अब पेंक्रियाज क्या करता है नॉर्मल कंडीशन में कि पेंक्रियाज यहाँ से इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, फिर हम इसको वो करेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है। नॉर्मली क्या होगा, पेंक्रियाज ने इंसुलिन यहाँ पे कर दिया, और क्या हुआ नॉर्मल में कि जब इंसुलिन यहाँ पे आ गया तो अब अपने सेल जो है बाइंड करके और ये सारा ग्लूकोज यूज़ कर लेते हैं, तो फिर नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस हमारा, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन टाइप 2 में कहाँ प्रॉब्लम आती है, आइए इसको एक बार फिर से इरेज करके समझते हैं। देखिए क्या दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि आप देखिए हमारा स्टोमक कन्वर्ट फूड टू ग्लूकोज, पहला। दूसरा, ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, तो
पैंक्रियाज जो है इंसुलिन तो बना दिया, बट बॉडी कैन नॉट यूज़ इट एफिशिएंटली। हमारी बॉडी जो है इसको अच्छे तौर पे यूज़ नहीं कर पाएगी। जब ये बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज अनेबल टू इंटर बॉडी इफेक्टिवली। तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में इंटर नहीं करेगा, यानी हमारे सेल्स में इंटर नहीं करेगा, ये वाली चीज़ बंद हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। जब ये क्लोज, तो ये जो हमारा ग्लूकोज था ये अब सेल के अंदर तो जाएगा नहीं यूज़ के लिए। तो अब ये क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन द बॉडी। ये सारा ग्लूकोज जो बाहर निकलना चाहिए था ये बाहर अब नहीं निकल रहा है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम से ये बाहर सेल को सप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बन रही है लेकिन हमारी जो जो रिसेप्टर्स हैं उसके इंसुलिन के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। इसके वजह से अब ये पूरा जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगा और ये फिर टाइप 2 डायबिटिक कंडीशन को डिफाइन करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ मार्क्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट डायबिटीज़। इसको हम कई बार डायबिटीज़ नहीं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्प्रोरी कंडीशन होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो लगता है डायबिटीज़ है, बट कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर लेवल फिर वापस से सही होने लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो और ज़्यादा वर्स हो जाता है, यानी कि वो डायबिटिक कंडीशन में चला भी जाता है। तो इसलिए कहते हैं इसको कि इट्स ऑकर अबाउट 2 to 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड इट मे इम्प्रूव और डिसअपियर आफ्टर द प्रेगनेंसी। इट मे रिकमेंडेड दैट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड हैव टू गो थ्रू टेस्टिंग अराउंड 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। ऐसा कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर का मानना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी 24 से 28 वीक के टाइम पे हमें डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि डायबिटिक कंडीशन है या नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है फीटस में। क्या आती है दिक्कत, आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी, इसके थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब ये देखिए क्या हुआ, जो भी खाना खाया तो वो क्या हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको ब्रेक कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, शुगर में और ग्लूकोज में। ये आ गया यहाँ पे और ये यहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ठीक है, तो ये शुगर जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में यहाँ से एंट्री कर गया, और फिर एंट्री करने के बाद इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, ये जो पैंक्रियाज ने जो इंसुलिन बनाया ये भी आ गया हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको तो नॉर्मलाइज करेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप यहाँ देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन यूटेरस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो कि इस इंसुलिन की इफिकेसी को क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं। यानी कि जो इंसुलिन जो एक प्रॉपर तरह से जो काम कर रहा होता है वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। तो जब इंसुलिन पूरा इफेक्टिव नहीं होगा तो अब क्या होगा कि ये जो इंसुलिन जो बाहर जो हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करती है, ये जो ग्लूकोज जो ये ग्लूकोज जो बाहर जो यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी सेल में, ये कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो अब ये क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज इज अनेबल टू मूव फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाएगी। जब ये अल्टर्ड होगी तो अब जो ग्लूकोज जो हमारे सेल को अब ये नहीं जा रहे हैं, सेल को सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, वो ग्लूकोज अब कहाँ चले जाएंगे, वो ग्लूकोज चले जाएंगे बेबी के पास। मोर ग्लूकोज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर ग्लूकोज गोज टू द बेबी लीडिंग टू द ग्रेटर देन द नॉर्मल साइज, और ये फिर बेबी का साइज बड़ा हो जाता है, जो कि फिर डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और डिलीवरी सिजेरियन करना पड़ता है, नॉर्मल नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन डिफाइन करती है हमारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ को। ये एक ब्रीफ डिस्कशन है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, हम सेपरेटली इस पर वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे, पर जब तक इसकी बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होंगी फिर ऊपर समझ में नहीं आती है चीज़ें। अब हम बात करते हैं कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस के। जब हम कॉम्प्लिकेशंस का बात करते हैं तो अब देखिए इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन समझना, कि द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटिक ड्यू टू द डैमेज ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग द डैमेज टू द आई, किडनी एंड नर्व्स। जो मेन जो डैमेज कंडीशन होती है वो आई को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है और नर्व को डैमेज करती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। यानी कि जब आई को जब डैमेज होगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। जब हमारे नेफ्रॉन्स यानी जो हमारे किडनी को डैमेज करेगा ये, तो ये हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और जब ये हमारे नर्व्स को डैमेज करेगी तो इसको कहते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, अब ये हो गई कॉमन चीज़। अब इसको आइए हम देखते हैं एक और पिक्चर्स के मदद से कि कैसे क्या इसमें दिक्कत आती है। अब ये होगा हमारा नॉर्मल रेटिना। नॉर्मल रेटिना में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क वगैरह, सेंट्रल
जो रेटिनल वेन हो गया, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गया, रेटिनल वैक्यूल्स हो गए, जो भी रेटिना जो आई का जो स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये जो हमारा आर्ट्रियोल्स है कोई इसमें अबनॉर्मलिटी नहीं है, एकदम जो भी जहाँ है सब सप्लाई कर रही है इजीली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन जो डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अबनॉर्मलिटी बहुत अच्छे से दिखेगा। अब ये देखिए जो हमारे जो आर्ट्रियोल्स थे उनमें क्या हो रहा है, उनमें एनोरिज्म हो रहा है, यानी कि ये जो क्या होते हैं डायलेट होते हैं और डायलेट होकर थोड़ा सा ब्रेस्ट हो जाते हैं, जहाँ से फिर ब्लड यहाँ पे रिलीज होने लगता है। आप यहाँ पे ब्लडी स्पॉट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेमोरेज कंडीशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये कॉटन जो छोटे छोटे जो हैं कॉटन वुल स्पॉट, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का आप यहाँ पे इजली से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये चीज़ आप देख सकते हैं नॉर्मल रेटिना और डायबिटिक का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। ये हो गया हमारा नॉर्मल किडनी, ये हो गया हमारा डायबिटिक किडनी यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नॉर्मल किडनी में क्या होता है, इसका सरफेस होता है बिल्कुल क्लियर होता है नॉर्मल का, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है स्केल्स जैसे दिखते हैं जो डायबिटिक जो किडनी होती है ऐसे, और जिसको हम ग्रेनुलर सरफेस भी कहते हैं, ग्रेनुलर सरफेस आप यहाँ इजली यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हेल्दी फंक्शन, प्रॉपर साइज, लो यूरिन। लेकिन इसमें क्या होता है कि ग्रेनुलर सरफेस दिखेंगे हमारे, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं आपको ये। इसके बाद डिक्रीज फंक्शन कम हो जाती है किडनी की, किडनी का साइज छोटा हो जाता है। इसके बाद हाई यूरिन प्रोटीन, यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ टेस्ट के, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आप लास्ट डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व डैमेज होने से की वजह से क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा ये कैसे ये ब्लैक हो गया है। तो आप अगर ऐसा किसी के पैर में देखते हैं तो आप उसको सजेस्ट करिए कि वो डायबिटिक चेकअप के लिए जाए। फिर ये ऐसे हो जाते हैं पैर, स्वेलिंग्स हो जाती है, स्कार्स बनने लग जाते हैं, सेंसेशंस की कमी होती है, जब यहाँ पे ऐसे पिंच करेंगे तो सेंसेशन की कमी होगी। तो ये सारे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।